नाज़रीन वेलकम बैक। मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है कि इलेक्शन कब होंगे और कब होने चाहिए, इलेक्शन होंगे भी या नहीं होंगे। हम सब की उम्मीदें थी इलेक्शन करवाने की। आइनी ज़िम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन की है और इलेक्शन कमीशन को अदालत आलिया ने कहा, अदालत उज़्मा ने कहा कि भाई आप इलेक्शन करवाइए 90 रोज़ के अंदर एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान विद द कंसल्टेशन ऑफ बोथ गवर्नर्स पंजाब और KPK के अंदर। और फिर बड़ी मुश्किलों से पंजाब में कहीं इलेक्शन की तारीख मिली, KPK से उम्मीद ज़ाहिर होना शुरू हुई कि इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने अचानक एक फ़ैसला किया कि इलेक्शन नहीं हो सकते और उसकी उन्होंने कई वजूहात लिख दी, जिसमें एक बड़ी वजह उन्होंने लिखा कि फाइनेंसिस नहीं है, सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, लॉजिस्टिक नहीं मिल सकते। तो यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन इस पोजीशन में नहीं है कि पहले 2 सूबाई असम्बलियों का इलेक्शन हो और उसके बाद जनरल इलेक्शन हो। तो लिहाजा 8 अक्टूबर को जनरल इलेक्शन के साथ सारे इलेक्शन होंगे। लेकिन एक सवाल फिर भी वहीं खड़ा है कि कानून में, आइन में लिखा है कि 90 रोज़ में इलेक्शन होंगे। 91 दिन जब बनेगा या 92 दिन हो जाएंगे, 90 दिन से अगला दिन जब शुरू हो जाएगा, तो उस वक्त इस निगरान सेटअप की आइनी पोजीशन क्या होगी, आइनी तौर पे ये निगरान हुकूमत जो है वो कहाँ खड़ी होगी। और दूसरा, 18वीं तरमीम के बाद ये पहली मरतबा होने जा रहा है कि निगरान सेटअप एक्सटेंड कर जाएगा 90 दिन के बाद। अगर 90 दिन के बाद एक्सटेंड करता है तो एक नया प्रेसिडेंट सेट होता है। तो ये प्रेसिडेंट कितना ख़तरनाक हो सकता है अगले पाकिस्तान के आने वाले जो जमहूरी साल हैं हमारे, उसमें भी साथ में जो मुल्क के माशी मसले हैं वो हम सब के सामने हैं। IMF का जो हमारा प्लान था वो अभी तक कंटिन्यू नहीं हो सका। हम सारे IMF की जो शराइत है उनको पूरा करने में लगे हुए हैं और साथ साथ जो वज़ीर ख़जाना है जिनका एक्चुअली ये काम था वो बड़े मसरूफ़ हैं, वो अमरीकियों की मिन्नतों में लगे हुए हैं, अमरीकी सफ़ीर की मिन्नतों में लगे हुए हैं और वो अपने पुराने दोस्तों को ढूंढ के अपने कनेक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से IMF को इस बात पे एग्री कर लिया जाए कि भाई आप जो प्रोग्राम है उसको शुरू कर दें और हमें जो हमारी किस्त के पैसे बनते हैं वो हमें दे दें, ताकि हमारे माशी जो बहरान है वो हल होने की जानिब गामजन हो सकें। लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। अब अगर हो भी गया आज के बाद तो हम इस हद तक गंदे और नंगे हो चुके हैं, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। IMF ने पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया हर मंजरनामे पे, वो आलमी मंजरनामा हो, वो हमारा अंदरूनी मंजरनामा हो, पाकिस्तान के माशी हालात एक्सपोज हो गए। और ये जो अरस्तू हैं मौजूदा हुकूमत में बैठे हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को इसलिए घर भेज दिया कि खान साहब दुनिया के निकम्मे तरीन वज़ीर आज़म हैं, तो जो काम वाले वज़ीर आज़म आए उनकी भी 11 महीनों में आपने कारकर्दगी देख ली होगी। उन्होंने PTI की हुकूमत को इसलिए ख़त्म कर दिया कि PTI नाकाम हो गई माशी महाज पर। तो जो अब आए हैं जिन्होंने जो अपने आप को माशी महाज के टीपू सुल्तान समझते थे, उनका भी जो कारकर्दगी थी वो आपके सामने, और बयान करने के लिए उर्दू लुगत में हमारे पास अल्फाज ही नहीं है। तो ज़रा हम इस पर भी बात करेंगे। अब जब मैं अपने प्रोग्राम में आ रहा था तो उससे पहले वफाकी वज़ीर दाखिला जो हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल है और तहरीक इंसाफ में ज़मान पार्क में जो कुछ हुआ और इमरान खान साहब की पेशियों पे जो कुछ होता रहा है उसका सारा इल्ज़ाम उन्होंने इमरान खान साहब पे भी डाल दिया। तो हम उस पर भी बात करेंगे। इस सब पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार शहजाद अनवर फारूकी साहब ने। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, और हम कोशिश करेंगे आपका नाम सही लफ्ज़ों के साथ लिखा जाए, शीन अलिफ और उसके बाद ही आएगा। अली हसन मुमताज़ साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन। अली साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नसीम सदीकी साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार। नसीम साहब आपको आखिर में इसलिए तारुफ़ कराया मैंने उम्र के हिसाब से कराया, तो आप आज सबसे छोटे हैं सर हम में। नसीम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नसीम सदीकी साहब, सर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इलेक्शन 8 अक्टूबर को होंगे, तो आइनी तौर पर हम कहाँ खड़े हैं और अब व्हाट आर द ऑप्शन स्पेशली फॉर द खान साहब एंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? उन्होंने इस्तीफे दे दिए, असम्बलीज जो डिसॉल्व कर दी फॉर द सेक ऑफ इलेक्शन, पर इलेक्शन नहीं हो रहे सर। अदनान देखिए, बात जो है इस पार्लियामेंट और इस पार्लियामेंट को बिल्कुल खिलवाड़ नहीं कर, जिस तरह वोट ऑफ आया था और जब डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने कहा था कि जी ये मैं इस करारदाद को मुस्तरद करता हूँ क्योंकि साजिश हुई है, हमने उस वक्त भी साफ किया था कि आप आइन के साथ ना खेलें, भले साजिश हुई है, कुछ भी हुआ है, यू आर बाउंड टू काउंट इन विद इन 14 डेज। और 12 सुप्रीम कोर्ट में केस गया, उन्होंने आइन की पासदारी की और 14 दिन के अंदर मतलब उसको इस तरह सिस्टमाइज कर दिया कि आप 3 अप्रैल की तारीख पे वापस चले जाएं और काउंटिंग करवाएं।
अभी भी ये हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन की क्या मजाल है या क्या जुर्रत है कि वो इस तरह के नोटिफिकेशन कैंसिल करे। अगर उनको कोई प्रॉब्लम्स आ भी रही थी तो मेरे ख्याल से उनको सदर मुमलिकत को खत लिखना चाहिए था कि भाई मैंने तो पूरी कोशिश हमने की है, लेकिन ये इदारे हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे, और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते थे कि हमने तो कोशिश की है लेकिन अब हमें गाइडलाइन दी जाए। ये जिन्होंने जिस तरह चांद निकला, चांद अनाउंस हुआ, उसके बाद फौरन ही इन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम नोटिफिकेशन वापस ले रहे हैं और 8 अक्टूबर को हम इलेक्शन करवाएंगे। हु आर यू? आप नहीं डेट दे सकते जब सुप्रीम कोर्ट का क्लियर प्रेसिडेंट था कि पंजाब की डेट सदर पाकिस्तान देंगे और खैबर पख्तूनख्वा की डेट गवर्नर सरहद देंगे, गवर्नर केपीके देंगे। तो इलेक्शन कमीशन को कोई अपना सब इदारा नहीं बनना चाहिए, कंट्रोवर्शियल नहीं बनना चाहिए, किसी के हाथों में नहीं खेलना चाहिए, उनको अपने डिसीजन खुद लेने चाहिए। और ये बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा, सिर्फ इलेक्शन की बात नहीं है। अगर आप इलेक्शन कैंसिल करते हैं तो निगरान जो हुकूमतें हैं उनका अपना क्या होगा, वो किस तरह प्रोलॉन्ग करेंगी। या तो आप ऐसे करें कि पीटीआई के जितने मेंबरान के आपने इस्तीफे इस वक्त कबूल किए हुए, क्योंकि कंट्रोवर्सी चल रही है, आप उनको पार्लियामेंट में वापस बुलाएं, पार्लियामेंट का इजलास बुलाएं और 2/3 अक्सरियत के साथ मिलजुल के आप एक जो जनरल इलेक्शन है उसकी डेट तय करें और उसके ऊपर जो है आप वन टाइम आप जो निगरान गवर्नमेंट है उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट बढ़ा सकती है 2/3 अक्सरियत के साथ। वो भी जब पार्लियामेंट पूरा हो तब सर, अगर नहीं होगा तभी पूरा होगा ना, अगर पीटीआई भी वहां पे वापस चली जाए। शहजाद साहब, इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुकूमती वज़रा का कहना यह है, तारड़ साहब ने कहा कि जी इलेक्शन अगर होंगे तो खूनी इलेक्शन होंगे, तो उस खून को और खून रेजी को और शिद्दत पसंदी को रोकने के लिए ये इलेक्शन कमीशन का फैसला जो काबिल तारीफ़ है। हुकूमत कह रही है कि काबिल तारीफ़ फैसला है इलेक्शन कमीशन का। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि हमारे यहाँ मेरा अब तक का तजिया इस सूरत हाल पर यह है कि अवाम से लेके हुकूमत और हुकूमत से लेके इलेक्शन कमीशन क्या और अपोजिशन क्या यानी पीटीआई क्या, कोई आदमी अपने दिमाग में जो कानून की बालादस्ती का तस्वर है वो कहीं उनके ज़हन वहम गुमान में नहीं है। वो कोई भी शख्स जो है वो अपने तहीं कानून की इंटरप्रिटेशन करता है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, और वो चाहता है कि तमाम के तमाम लोग जो हैं मेरी तारीफ़ के मुताबिक इसके साथ चलें। इस वक्त की जो सूरत हाल है, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, चूँकि ज़ाहिर है नसीम साहब तो सबसे छोटे हैं तो फिर मुझे बड़े होने का फरीज़ा सर अंजाम देना पड़ेगा कि जस्टिस मुनीर ने तमीज़ुद्दीन केस में नज़रिया ज़रूरत का सहारा लिया था, और फिर हमने बार बार अदालतों को ये नारा लगाते हुए सुना कि जी नज़रिया ज़रूरत दफन हो गया, नज़रिया ज़रूरत दफन कर दिया। आज हमने दफन कर दिया, फिर आपने आइन में तरमीम की, आपने जो आर्टिकल 6 के हवाले से तारीफ़ को 2 दफ़ा ट्रिम किया अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, लेकिन इसके बावजूद ना आप ज़िया-उल-हक का रास्ता रोक पाए, ना आप मुशर्रफ का रास्ता रोक पाए। अभी सूरत हाल ये है कि अगर आप में से कोई फरीक आइन पर यकीन नहीं रखता तो फिर आप किसके लिए रास्ता निकाल रहे हैं? अदालतों के पास आपने क्या चॉइस छोड़ा है? अदालतों को भी आप अपनी तरफ से एक तरह से वो करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह से मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके जो किए हुए फैसले हैं उन पर भी उंगली उठाने की गुंजाइश निकल सके। आज एक छोटे से मुफाद के लिए कि आप ये नहीं चाहते कि इलेक्शन हो, आप नहीं चाहते कि आपको फ़िलहाल अवाम का सामना करना पड़े, या आप नहीं चाहते कि जो मौजूदा वफाकी हुकूमत है उसकी बाकी मियाद जो है वो आपसे छीन ली जाए, तो उसके लिए आप वो तमाम इकदाम करने को तैयार हैं। मैं तो सीधी सीधी बात जानता हूँ भाई कि ये या तो आप इंसाफ करें और आइन के ऊपर कारबंद रहें, चाहे उसके नतीजे में आसमान आपके सर पे गिर पड़े, और अगर आप वो नहीं करना चाहते तो ये चूँकि चुनाचे अगरचे मगरचे इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये खून की नहरें बह जाएंगी। आप इंसाफ करें, आप आइन का साथ दें, चाहे उसके नतीजे में खून खराबा होता है, सीधी सी बात है। आइन या है या नहीं है, इसके दरमियान में कोई चीज़ नहीं है। अब आपने देख लिया सुप्रीम कोर्ट की बार ने भी अपना रद्द अमल दे दिया है, मुल्क की दीगर जो बार एसोसिएशन हैं वो भी इस पर बात कर रही हैं। वेरी राइट। अली मुमताज़ साहब, आज 23 मार्च के दिन ये सवाल पूछते हुए मैं इंतहाई शर्मिंदा हूँ सर, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है कि मुशर्रफ और अगर कोई और फौजी डिक्टेटर इस कानून की खिलाफ वर्जी करे तो आर्टिकल 6 और गद्दार, ये जो मुंतखब नुमाइंदे हैं जो इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे हैं और वफाकी काबीना को रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्शन कमीशन का फ़र्ज़ था कि 90 रोज़ में इलेक्शन करवाए, नहीं करवा सकता तो कोर्ट का सहारा लिया, कोर्ट की डायरेक्शंस आई, उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी मारूजी हालात
मारूजी है ना फारूक साहब, तस्दीक करिएगा। आप कह सकते हैं, बल्कि माजूरी कह दें जी, माजूरी हालात से वो इस काबिल नहीं है कि वो इलेक्शन करवा सकें। सर तो क्या ये आइन के साथ खिलवाड़ नहीं है अली हसन मुमताज साहब? मतलब कोई बाहर से अगर बंदा आए वो आपसे पूछेगा व्हाट वेयर इज योर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 90 रोज, और हमने तमाशा लगा दिया उस 90 रोज का। सर वैसे आप जो आइन की बात करेंगे, आप किस आइन की बात करें? क्योंकि अब तो हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी तशरीह है। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल तशरीह करनी है कि आइन पाकिस्तान क्या कहता है, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के हालात अब ये हैं कि वो अपनी मर्जी की तशरीह करते हैं कि मुझे सूट करता है वो उसकी बात करते हैं, कि पीपल्स पार्टी को सूट करता है वो उसकी बात करते हैं। अक्सर तहरीक इंसाफ मौजूदा सिनेरियो में जो आइन की सही मानों में तशरीह बनती है, जो कि अंग्रेजी के जुमले हैं, उसमें तशरीह में कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होती है। लेकिन चूंकि फिर माजी में कुछ ऐसे फैसले हुए होते हैं जिसमें तशरीह देते हुए या तशरीह करते हुए आप उनके हवाले भी दे रहे होते हैं, तो पीटीआई का भी ज्यादा करीब का उनका मौकफ है जब हम आइन की बात करते हैं। पीपल्स पार्टी जो ह्यूमन राइट्स की बात बड़ी करती रही है, जो आइन की बालादस्ती की बात करती रही है, जो रजा रब्बानी साहब के जरिए सेनेट में बड़ी बड़ी तकरीरें होती रही हैं, और जो जब एक्सटेंशन का वक्त आता है तो बड़ा अपोज करते रहे हैं, वो आज अपने सिर्फ इक़्तिदार की खातिर उस जाकर उसमें पार्लियामेंट के उन बेंचेस पे बैठे हुए हैं कि जहां से वो तमाम तर चीजें हो रही हैं जो कि खिलाफी आइन है। और वो तमाम तर चीजें खिलाफी आइन अब जिस तरह से हो रही हैं वो इस तरह से हो रही हैं कि 1 साल पहले 9 अप्रैल को या 7 अप्रैल को आर्टिकल 6 का वो जुमला कि आर्टिकल 6 लगेगा, जब डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने कहा था कि मैं इसको डिसअलाउ करता हूँ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को, तो तब शहबाज शरीफ साहब आपको कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि जी ये आर्टिकल 6 लगेगा। उस वक्त उनकी नजर में यही जजेस सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब भी शामिल हैं, 5 रुकनी जजेस थे, उन्होंने उस वक्त उसको रोल बैक किया, उन्होंने तारीख दी, उन्होंने वक्त वहां पर तय किया कि आपने ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग करवानी है। ये वही जजेस के जिनकी अदालतें खुलने की इतलात भी आई कि जी रात को 12 बजे जजेस अदालतों की तरफ जा चुके हैं और अदालतें खुलने लगी हैं। सुप्रीम कोर्ट खुल रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुल रहा है, अतर मनीला साहब पहुंच गए हैं, इधर सुप्रीम कोर्ट के जजेस पहुंच गए हैं। तब आपकी नजर में आइन की बालादस्ती थी, तब आपकी नजर में सब आइन के मुताबिक भी हो रहा था, तब आपकी डेफिनेशंस और थी, अब आज आपकी डेफिनेशंस और है। राना सनाउल्लाह साहब कल मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास से खिताब करते हुए जो हालात बताते हैं, जो वजूहात बताते हैं, वही रात को 2-2.5 घंटे के बाद उनके पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के मुलतवी होने के मौखर होने के बाद उसको जो 27 तारीख पर लेकर जाया गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वही सब बातें उनके उस ऑर्डर में आ जाती हैं जो कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे। और राना सनाउल्लाह साहब वहां पर वो एक बुनियाद सेट कर रहे थे कि जी हमें पार्लियामेंट से इसके लिए एक करारदाद मंजूर करनी चाहिए। तो अगर आप ये बात करते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो पैसा तो हमारे पास कभी भी नहीं है, हम हमेशा से मांगते आ रहे हैं। हमारे पास सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज हमेशा से हैं, हमेशा से ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हम इसको कंटिन्यू भी करेंगे। साथ साथ ये भी पूछेंगे मुतालबा तो तहरीक इंसाफ ना, तो इस आज इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद व्हाट आर द ऑप्शन विद खान साहब इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? एक ब्रेक के बाद अली मुमताज साहब, पाकिस्तान में जो एक पेज का बड़ा तज़किरा होता है कि हम सारे एक पेज पर हैं, आजकल जो सूरत हाल डेवलप हुई है ख़ासतौर पे इलेक्शन को लेके, इलेक्शन कमीशन का फैसला, फिर राना सनाउल्लाह का पार्लियामेंट में खिताब, फिर वज़ीर कानून की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर अब थोड़ी देर पहले वज़ीर दाखिला की एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, मरियम औरंगज़ेब की भी इस बीच में भूल गया वो कहना, तो ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और इलेक्शन कमीशन के फैसले, ये सारा लगता है कि सारे एक पेज पे हैं। इसके अलावा कौन कौन एक पेज पे है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इन सब के एक पेज पे होते हुए किसी और के एक पेज पर होने की जरूरत रह नहीं जाती है। मतलब जब ये सब इकट्ठे हैं तो पीछे बच क्या जाता है? उन्होंने इन्हीं के जरिए अपने मकासद को अचीव करना है और वो अपने भरपूर तरीके से मकासद को अचीव कर रहे हैं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद पुलिस हो, पंजाब पुलिस हो, IG पंजाब हो, IG इस्लामाबाद हो, सब आपके हाथ में है। अगर आप सिंध के मामले की बात करें तो वहां पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो वहां से वो इक़्तिदार में है। मसला सिर्फ ये है कि ये सब मामलात को लेकर चला जा रहा है एज पर ओन कन्वीनियंसेस। अभी PMLN, पीपल्स पार्टी, JUIF, ANP, MQM सबको ये सूट करता है, कन्वीनियंट है, तो लिहाजा वो अपना एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस को लेकर चल रहे हैं। जब जाकर इनको लगेगा कि नहीं अब हमारे वो उस तरह से सियासी मकासद अचीव नहीं हो रहे, तो वैसे अली मुमताज साहब अगर आप सूरत हाल देखें तो बड़ी दिलचस्प सी नहीं है कि खान साहब नेशनल असेंबली में भी नहीं है, दोनों सूबों में भी नहीं है,
और ये जो उनके मुखालिफ थे कल तक, आज हर तरफ वो बैठे हुकूमत कर रहे हैं और खान साहब को उन्होंने जमान पार्क या तहरीक इंसाफ को साइडलाइन किया हुआ है सर, बड़ी खूबसूरती से। भले वजह कोई भी हो सर, सहूलतकार कोई मर्जी हो, टारगेट अचीव्ड। देखिए अभी ये तो आपको वक्ती तौर पे नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब कॉर्नर हो गए हैं, जमान पार की हद तक महदूद होकर रह गए हैं, लेकिन अगर इन द लॉन्गर रन देखें तो आपको इसके नताइज नजर आएंगे। लोगों के जहन में जो अभी बात बैठी हुई है, जो लोगों के दिल में बात बैठी हुई है, वो निकलने वाली नहीं है। ये 11 महीनों से जो लोगों को घोट के पिलाया गया है, ये लोगों ने अपने जहन में, अपने दिल में, अपने जिस्म में उस बात को रखना है। और जब वोटिंग का टाइम आएगा तो ये फिर आपको उस सूरत में नजर आएगा, चाहे आप भले अक्टूबर में करवा लें, चाहे उस वक्त आप समझें कि जी फलां भी नहीं होगा, फलां भी नहीं होगा, फलां भी नहीं होगा, और जो मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान है उनके अंदर भी रद्द-बदल हो चुका होगा। उसके बावजूद जब आप वोटिंग के लिए जाएंगे और उस दिन जब लोग इस तरीके से निकलेंगे जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उस वक्त आपको फिर रिजल्ट और निकलेगा, क्योंकि ना तो इकोनॉमी ठीक होने वाली है। अगर आप समझ रहे हैं कि इन 3-4 महीनों में, 6 महीनों में इकोनॉमी में कोई बेहतरी ले आएंगे, वो भी नहीं होने वाला। चाहे आप सेंटर में कायम मकाम निगरान वजीर आला, निगरान वजीर आजम मोहसिन बेग साहब को भी ले आए तो भी आपको कोई फायदा नहीं होगा। जिस तरह आप यहाँ पर मोहसिन नकवी साहब को लेकर आए हैं तो आपको कोई ऐसा फायदा हासिल नहीं हो रहा। मासवा इसके निगरान के लिए मोहसिन का नाम होना जरूरी है सर। मैंने पहले दसना मैं भी ना चेंज कर ला, मोहसिन अदनान हैदर। नहीं वो देखिए, आप सब इस्लामाबाद में तो आप सब अपनी अपनी कोशिशें कर सकते हैं। इंटरव्यूज तो वैसे भी हो रहे हैं, तो अगर आप भी जाकर इंटरव्यू देना चाहें तो उसमें कोई हर्ज नहीं। हो सकता है कि आपकी भी बारी आए। नहीं, किसका इंटरव्यू हो रहा है? निगरान सेटअप के लिए वफाक में जी, फारूकी साहब और मैं कोशिश करते हैं। फारूकी साहब, वैसे एक बड़ा नारा लगा था कुछ जब बाजवा साहब जाने लगे, हमारे चीफ, एक्स चीफ, तो उन्होंने कहा कि एक एक्स तो बड़ा खतरनाक वैसे लफ्ज़ बन चुके आप बाजवा साहब के बाद। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल, और एक बयान एस्टेब्लिश किया गया और इस हद तक किया गया कि मैं बड़ा हैरान होता था कि इमरान खान भी कह रहे होते थे कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, फिर अपोजिशन में उस वक्त शाहिद खकान भी कह रहे होते थे कि न्यूट्रल है, और बिला वजह कह रहे होते। सवाल कुछ और पूछ देता हूँ, क्या एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। इस हद तक रजिस्टर कराया गया। और फिर ये भी वाजे है कि कहीं ना कहीं एक रोल ज़रूर होता है एस्टेब्लिशमेंट का। आज जो जमहूरियत में और इस मुल्क के अंदर जो फैसले हो रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन के हों, वो अदालतों के हों, वो पार्लियामान के हों, क्या उसमें आपको लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल उसी तरह न्यूट्रल खड़ी है जिस तरह उसको एक पोर्ट्रे किया गया पिछले कुछ महीनों में? अच्छा अदनान, इससे पहले कि मैं आपके न्यूट्रल वाले सवाल का जवाब दूं, अभी अली मुमताज़ ने पुलिस का जिक्र किया तो मुझे फैसलाबाद के पुराने बुज़ुर्ग शायर बाबा उबैर अबू ज़री याद आ गए, जिन्होंने कहा था कि पुलिस नूं आखां रिश्वत खोर ते फ़ायदा की, पिछों करदा फिरा टकोर ते फ़ायदा की। बात यह है कि पुलिस के जिक्र से तो इज्तनाब भी करना चाहिए। बाकी मामला रहा न्यूट्रलिटी का, तो मैं आपको सच्ची बात बताऊं, पाकिस्तान एक वफाकी निज़ाम हुकूमत जान को पकड़ने पर हम सारे वहाँ पहुँचे थे, आप पकड़े जाए तो हम आ जाएंगे सर। अल्लाह आपको खुश रखे। बहरहाल अल्लाह ताला हर किसी को उस वक्त से बचाए। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं कि अगर इस तरह से आप सहाफ़ियों को दहशतगर्दी के पर्चों में बुक करने लगेंगे ना, तो वो जो कोई बंदा आपके लिए हमदर्दी रखता भी है, उसके लिए भी आपके साथ खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो आपने अभी पकड़े हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और वो जो उस दिन तोड़ फोड़ हुई थी या जो भी फसाद हुआ था, और उनमें से कई लोगों के बारे में मुझे खुद पता है कि वो वहाँ पे नहीं थे। तो मुझे नहीं पता कि अब जब वो बाहर आएंगे तो वो पीटीआई के खामोश हमदर्द थे तो अब वो तौबा ताइब हो जाएंगे, या मज़ीद पुख्ता दिल से आएंगे कि अच्छा यार इन्होंने जो करना था कर लिया, अब आगे देखते हैं। जो न्यूट्रलिटी का सवाल है, तो मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान एक वफाकी निज़ाम हुकूमत वाला मुल्क है, तो इसमें इदारों की अहमियत और बढ़ जाती है कि अगर सूबों और वफाक के दरमियान तनाज़ा हो तो किधर जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की न्यूट्रलिटी पे सवाल उठाएंगे तो मामला ख़राब हो जाएगा। पाकिस्तान की हिफाजत के ज़िम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट के इदारे हैं, अगर आप उनकी न्यूट्रलिटी पे सवाल उठाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस तरह इस वक्त जो एक तकसीम है, वो यूँ लगता है कि जैसे इदारे कोई आमने सामने आने को हैं, क्योंकि एक तरफ कुछ पल्स चल रही है, दूसरी तरफ कुछ और पल्स चल रही है। लगता ये है कि तमाम लोग जो ग्राउंड पे लोगों की पल्स है उससे आगाह नहीं है। अगर कोई आगाह है तो वो एक तरफ खड़ा हुआ है। आपको फैसला ये करना है, हमारे तमाम इदारों ने ये फैसला करना है कि आप तारीख के दुरुस्त साइड पे खड़े हैं या गलत साइड पे खड़े हैं। चूँकि आज तो आप जो करेंगे वो हो जाएगा, आपके पास ताकत भी है। अगर आप देखें फ़िरौन के पास कितनी ताकत थी, नमरूद के पास, शद्दाद के पास, इसी तरह अल्लाह हाज़िल के पास। आपने वैसे तो फारूकी साहब जितने इमरान खान साहब के अगेंस्ट यक तरफा इकदामात हैं
ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਉਧਰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ 10 सेकंड ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਰ, बगैर रदीफ और काफी के। नहीं, आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं? आप सीधा सीधा वो मुझे लिख के दे दे, मैं बोल देता हूँ आगे सर। मैं मतलब बस नहीं लिख के नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब एक बड़ा क्लियर सा स्टांस। देखें, लोग हुकूमत पे इल्जाम लगाते हैं कि वो डिक्टेट करती है, यहाँ पर तो देखें एंकर भी डिक्टेट करते हैं। नहीं, डिक्टेट नहीं कर रहे सर, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, भाई यक तरफा इक़दामात में जो पिछले 11 महीनों में हो रहे हैं, वेयर इज द रोल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट? सर मैं आपको एक बात बताऊं, ये पिछले कुछ अरसे से लोग कह रहे थे इमरान खान का बयानिया बिक रहा है जी, उसका बयानिया बिक रहा है, वो इस तरह लोगों के माउफ ज़ेन को माउफ कर देता है, ये कर, और मैंने कहा भाई उसका बयानिया नहीं बिक रहा, उसका बयानिया बिक चुका है, लोगों ने खरीद के अपने घरों में रख लिया है। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, इमरान खान ने 3.5 साल में कम से कम इस मुल्क को एक तरह से एक लाइन पे चला रखा था। आपने उसको वहां से हटाया, अब वो अच्छा मुंतजम था बुरा मुंतजम था, मैं इसकी बात नहीं करता। लोग अगर उसको लाना चाहते हैं तो भाई मेरे ख्याल में अगर आप उसकी राह में रुकावट बनेंगे। लोगों की राय मुकद्दम होती सर, वो मुझे नहीं लगता लियाकत अली खान के बाद कभी इस मुल्क में लोगों की राय मुकद्दम रही हो। मैं मतलब मैंने जो किताबें पढ़ी और जो अपनी आंखों से 20 साल देखे, मैं बड़ी माजरत के साथ, हो सकता है मुझे इख्तलाफ करे फारूकी साहब, बट इट्स द रियलिटी, एक तस्वीर का एक रुख ये भी है। नसीम सदीकी साहब, व्हाट आर द ऑप्शन विद खान साहब? उन्होंने तो इस्तीफे दे दिए, असम्बलियां डिसॉल्व कर दी कि इलेक्शन हो जाएंगे, अब तो नहीं हो रहे, व्हाट आर द ऑप्शन सर? देखें अदनान, आपने पहले भी बात की थी कि इमरान खान साहब गवर्नर हो गए, सारी हुकूमतें जो है वो पीडीएम के पास हैं, लेकिन इमरान खान इज टॉक ऑफ द टाउन। जिधर भी आप चले जाए जिक्र इमरान खान का होता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, वो वफाकी काबीना हो, टेलीविजन हो, इंटरनेशनल न्यूज़ हो, तो इमरान खान अपनी एक जगह मौजूद है। और मैं आपको यहाँ पे एक मिसाल वैसे मैं कभी देना नहीं चाहता सर, लेकिन वक्त और हालात इस किस्म के हो गए हैं कि जब हम लंदन की गलियों में फिर रहे होते हैं, वहाँ पे हमारे कुछ बांग्लादेश से भी दोस्त हैं, तो दे स्टिल आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट देयर अंकल आंटीज। अगर कोई पाकिस्तानी बांग्लादेश जाता है तो वो उनसे आज भी सवाल करते हैं। तो बात यह कि तारीख किसी को भूलती नहीं है, कोई वाकया भूलती नहीं है। आप देखें जिस तरह मेरे प्यारे भाई शहजाद फारूकी साहब ने बेहतरीन गुफ्तगू की, हम तो इनके वैसे ही बड़े मोतमिद हैं, ये हम बचपन से इनको देख रहे हैं, टीवी के ऊपर सुन रहे हैं इनको। तो बात यह है कि जो हालात पाकिस्तान आई नहीं मेरे बचपन से या अपने बचपन से अपने तो बात मुल्क में जो हालात पैदा किए जाते हैं ये सबको पता है। आप बिल्ली को आते हुए देख के कबूतर की तरह आंखें बंद कर ले, आप समझ रहे हैं कि अभी हमने चांद अनाउंस कर दिया है, तो ये इलेक्शन कमीशन ने जो ऐलान किया ये पीछे चला जाएगा। कल 23 मार्च की छुट्टी है और 24 मार्च को लोग उठेंगे तो वो सब कुछ भूल चुके होंगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा। नहीं सर, आप सही कह रहे हैं सदीकी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, पर मेरा कॉन्टेक्स्ट ये है सवाल का कि खान साहब कहीं ट्रैप हो गए ना सर, कि असेंबलियों से निकाल दो। आप सही कह रहे हैं, ही इज द मोस्ट पॉपुलर एंड द मोस्ट फेमस, और फारूकी साहब भी ठीक कह रहे हैं कि उनका बयानिया बिक नहीं रहा, भाई बिक चुका। बट द पॉइंट इज कि ना पॉलिसी में वो है, ना हुकूमत में वो है, ना इकदामात में वो है सर, वो भले जितना मशहूर हो जाए। देखिए अदनान, बात ये है कि जो आप सोच सकते हैं शायद मैं नहीं सोच सकता। इमरान खान साहब एक पार्टी के लीडर है। मुझे एक मियादाद का इंटरव्यू याद आ जाता है कि उसमें बता रहे थे कि इमरान खान साहब जब कोई फैसला करते थे या कोई बात हमें कहते थे कि हम इस तरह करेंगे, तो हम सब आपस में बाद में मीटिंग करते थे कि खान साहब ये क्या बात कर रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि जब हम होता हुआ देखते थे तो हम सब परेशान होते थे कि यार खान साहब ने ये पूरा कर दिखाया। अब खान साहब के जहन में क्या बात है, उन्होंने सोचा कि अगर पंजाब की असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली अक्टूबर तक लेके जाएंगे तो ये 1 साल के लिए एक्सटेंशन ले सकते हैं कौमी असेंबली की, और वो कौमी असेंबली से बिल पास कर सकते हैं सेनेट के साथ मिलके। तो मेरे ख्याल से उन्होंने जो इनको इतना टफ टाइम दिया है और आईनी मामलात में उलझा दिया है, तो ये मेरे ख्याल से खान साहब की जीत है। और खान साहब ने जो बकौल शहजाद फारूकी साहब जो उनका बयानिया बिक की है, अब तो उसके री ऑर्डर्स आ रहे हैं। यानी कि मैंने 3 नस्लें देखी है कि नानी, उसकी बेटी, उसकी नवासी तक सड़कों पे खड़े हुए। इमरान खान के घर के बाहर आप जाएं, अली मुमताज ने बेहतरीन कवरेज की थी जिन दिनों में इमरान खान जमान पार्क के ऊपर पुलिस का अटैक हुआ था। इसने आंसू गैस भी खाई, इसने कोई कदर उड़ा भी पै गया उन्होंने, लेकिन इसने हालात दिखाए वहाँ पे। अब देखें कि वहाँ पे यंग जनरेशन आई हुई थी, लेडीज आई हुई थी, बच्चे आए हुए थे। तो मेरा मतलब है कि ये कौम जब जाग रही है। साहब अली भाई जरा इसी कॉन्टेक्स्ट में सर, सदीकी साहब जो फरमा रहे हैं उससे इख्तलाफ नहीं कर रहा, पर मेरा सवाल फिर वही खड़ा है सर। मैं तो इस बात से इनकार नहीं कर रहा जो फारूकी साहब कह रहे हैं, जो सदीकी साहब कह रहे हैं, बट द पॉइंट इज कि खान साहब 11 महीनों से सड़कों पर हैं, वो 11 महीनों से हुकूमत में हैं,
पॉलिसीज़ में है, इकदामात में है। जो कुछ हो रहा है उसके बाद अगले 11 साल भी इसी तरह चलता रहा तो खान साहब तो सड़कों पर ही रहेंगे ना, जब तक इलेक्शन नहीं होते। तो जो आज इलेक्शन नहीं करवा रहे वो कल भी इस पोजीशन में होंगे कि इलेक्शन नहीं करवाएंगे। तो आपको किसने कहा कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे, जिसपे आप बार बार कह रहे थे कि जी जनरल इलेक्शन हो जाएंगे अपने टाइम पे। अली मुमताज साहब जी, मेरे से आपने पूछा है सर। देखिए 8 अक्टूबर क्या, अगर जैसे कि भी नसीम सिद्दीकी साहब ने कहा है कि अगर पंजाब असेंबली या केपीके असेंबली को डिसॉल्व ना किया जाता तो फिर तो वो दूसरा मॉडल इंटैक्ट था जिस पर फेडरल गवर्नमेंट ने चलना था, और फेडरल गवर्नमेंट ने अपने आप को मजीद 6 महीने की कम से कम एक्सटेंशन देके 2024 में मामले को ले जाना। तो इमरान खान साहब ने जो किया वो उस वक्त की सिचुएशन के मुताबिक बेहतरीन हिकमत अमली थी, प्रेशर टैक्टिक था। इमरान खान साहब ने नवंबर दिसंबर में आरिफ अलवी साहब के जरिए कोशिश की कि जब उन्होंने रावलपिंडी में हकीकी आज़ादी मार्च का जो आखिरी जलसा किया, उसमें जब ऐलान हुआ कि हम असेंबली से निकल रहे हैं, उसके बाद उन्होंने पीडीएम को प्रॉपर टाइम दिया कि आए बैठें बात करें ताकि मसले का कोई हल निकाला जाए। और अब जो कहते हैं ना कि जी बात नहीं करते बैठते नहीं है, उस वक्त पूरा मौका दिया और उस वक्त बिल्कुल भी ऐसे नहीं किया है कि उनको लाकर बिल्कुल ही बिठा दिया जाए कॉर्नर करके और थ्रेटन किया जाए या ब्लैकमेल जिसको कहते हैं करना किया जाए, वो ब्लैकमेल किया जाए। बिल्कुल ब्लैकमेलिंग नहीं थी, प्रॉपर मौका दिया कि हम इस तरह करने जा रहे हैं। और ये भी तमाम टेलीविजन चैनल्स के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के जरिए और उसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए। और बच्चे को पता था कि जब ये इलेक्शंस होंगे पंजाब और केपीके के, तो ये कोई ज़िमनी इंतखाबात नहीं है। ये जो हुकूमत आएगी ये 5 साल के लिए आएगी। जो कल राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे ना कि जी ये हुकूमत आएगी तो फिर पहले केपीके और पंजाब में हुकूमत बन चुकी होगी, फिर फेडरल में बनेगी, तो वो किस तरीके से बनेगी, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, फिर उसमें साफ और शफाफ इंतखाबात का सवाल उठाया जाएगा। तो इमरान खान साहब ने पूरा मौका दिया। जनवरी में बल्कि दिसंबर में जब ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए कहा गया तो पीडीएम के इरादे जाहिर हो गए कि पीडीएम रास्ते में रुकावट बनेगी, पीडीएम ये नहीं करने देगी। जनवरी में इमरान खान साहब ने उनकी उस चाल को भी जो है वो शिकस्त दी और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में कामयाब हो गए, असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। अब इमरान खान साहब ने जैसा कि बेहतरीन नाम सजेस्ट किया कि उनकी पार्टी ने केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के लिए, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जब इंटेंशंस इस तरह की इंटेंशंस हो जैसे कि पीडीएम की हैं, तो चाहे वहां पर आप अल्लामा मोहम्मद इकबाल या कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम भी दे देते तो उन्होंने वो भी रिजेक्ट कर देना था। और इलेक्शन कमीशन ने उसी नाम पे अप्रूवल देनी थी जो उनके जहन में पहले से तयशुदा था, और वो उस तयशुदा मामला बदनीयती की बुनियाद पर, और बदनीयती एक दफा नहीं कई मरतबा साबित हो चुकी है। वो उनके जहन में नहीं, कहीं किसी और के जहन में फाइनल नाम था। वो जिनके जहन में नाम फाइनल था उनके जहन में नाम एक और भी फाइनल है, जो कि मैं इससे पिछले वाले सेगमेंट में नाम बता चुका हूं। वो तो आप कह रहे हैं वजीर आजम के लिए। जी, तो वजीर आजम के लिए, अब अल्लाह करे आपका नाम किसी वजीर के लिए आ जाए। आपकी शख्सियत भी वजीरों वाली है। जब वहाब रियाज हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर बन सकते हैं तो आप हमारे नहीं यार, मेरे दोस्त को चैलेंज मत करो। ही इज अ गुड स्पोर्ट्स मिनिस्टर यार, उसको काम तो कर रहे थे ना। कहाँ के स्पोर्ट्स मिनिस्टर, कैसे स्पोर्ट्स मिनिस्टर? जाके पहले आपने बीपीएल खेली, फिर आपने पीएसएल खेली, फिर उन्होंने कहा यार और कुछ नहीं लभ रहा, तो चलो जी चल के स्पोर्ट्स मिनिस्टर। तो ये अच्छी बात है अली मुमताज साहब, अगर एक स्पोर्ट्स मैन अगर स्पोर्ट्स मिनिस्टर, तो दिस इज द गुड फॉर द पाकिस्तान ना। तो ये मुझे पता है आपकी वहाब रियाज के लिए आपका उनके साथ एक ताल्लुक है, पुराना ताल्लुक है, तो आप कह रहे हैं अच्छी बात है। मैं भी कह रहा हूँ अच्छी बात है कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर वो बन गए। 2 महीने पहले आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर बन जाते ना, कुर्बानी देते बीपीएल की और पीएसएल की, पैसे के ऊपर ना जाते अपने। नहीं, उसमें कोई कानूनी रुकावट नहीं है सर। एज पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पीएसएल ही कैन प्ले पीएसएल एज अ मिनिस्टर कैन प्ले पीएसएल ना सर। पीएसएल वो पढ़ लेना पीएसएल के रूल्स एंड रेगुलेशंस। असल में अली मुमताज चूंकि खुद पीएसएल नहीं खेल सकता तो इसलिए जेलस हो रहा है वहाब रियाज। अली मुमताज मैं और फारूकी साहब हम दोनों में से कोई एक 12वां और 13वां खिलाड़ी हो जाए। वो तो अमजद इस्लाम, मेरा ख्याल है इफ्तिखार आरिफ ने साहब आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, मैं आपको एंकर्स 11 में खिलाने वाला नहीं हूं। एक ब्रेक पे जाते नाज़रीन, ब्रेक के बाद मुझे पता है। फिर अदालतों की तरफ जाते दिखा। ब्रेक। फारूकी साहब, तहरीक इंसाफ का पहला फैसला तो ये है कि वो इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर अदालतों के पास जाएंगे। ऑफ कोर्स एक अदालतों का फैसला तो था फॉर द इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन करवाए जाएं, और अब तो कहीं ना कहीं ये वायलेट भी हुआ है। वो तो कहते हैं कॉन्टेम्प्ट का भी हम इस पे रेफरेंस लेके जाएंगे। आज मेरी वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब से बात हुई इस मौजू पे, तो उन्होंने कहा हमारा केस बहुत तगड़ा है, हमने इस पर बड़ी तैयारी की है। मैंने कहा कि क्या वफाकी हुकूमत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सामना करने के लिए तैयार है? तो दे आर रेडी।
और देखिए उनके पास भी शायद दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मुझे बताएं कि जानते बूझते हुए कोई आदमी कैसे उस खेल में हिस्सा ले सकता है जिसमें उसको पता है कि उसने हार जाना है। मसला ये है कि अपनी ज़ात से आगे बढ़ के अगर पाकिस्तान का सोचते, मैं अभी भी कहता हूँ कि ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जिसको हल नहीं किया जा सकता, लेकिन शायद ये बात सियासत से आगे निकल कर अना की मामलात हैं, ज़िद के मसाइल हैं, और कोई फरीक भी अपनी ज़िद और अना से पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन इनका इत्तेहादी थे ना फारूकी साहब, पीपल्स पार्टी वाले, वो तो बार बार बिलावल साहब ने तो मुतअद्दिद बार कहा कि इलेक्शन वक्त पर ना हो तो हम हुकूमत छोड़ देंगे। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बहरहाल, और अभी भी वो जो बैन लगाने की बात है PTI पे, उसमें अगर सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रही है तो वो उधर से ही आ रही है, और वो करते रहेंगे, चूँकि उनकी जमात का ये तुर्रा इम्तियाज़ रहा है। एक अभी जो मैं और आप ऑफ द स्क्रीन बात कर रहे थे कि हर कोई वही सौदा बेचता है जो उसका बिकता है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आइन, वो आइन के बनाने वालों में मतलब वो कहते हैं कि हमने दिया है जी, तो ये उनका क्रेडिट है। अब आप उनसे ये क्रेडिट छीनना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि वो आइन को सबवर्ट करने वालों में शामिल हो जाएं, या वो उन लोगों में शामिल हो जाएं को 2-4 महीने के इक़्तिदार के लिए वो अपने असूलों से इनराफ़ कर लें। क्योंकि मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि कोई भी सियासी जमात जो है जो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स कर रही है, उसका अखलाकियात और असूलों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम सियासत को सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार तक पहुँचने की सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और एक दफ़ा जब हम वहाँ पहुँच जाते हैं तो फिर सारे ही एक हमाम में नंगे हो जाते हैं। जिसने जहाँ से जो कोई परमिट निकालना है, प्लॉट निकालना है, पैसे बनाने हैं, किक्स बैक लेनी है, वो तो सारे उस काम में लग जाते हैं। लेकिन अब मसला ये है कि पाकिस्तान की आवाम पिछले 75 साल से एक ही खेल मुख्तलिफ चेहरों के साथ खेल खेल के वो तंग आ गई है। ये बेसिकली फ्रस्ट्रेशन है 75 सालों की, जो आप अभी सड़कों पर देख रहे हैं या इमरान खान के इर्द गिर्द देख रहे हैं। ये वो नहीं है जो कोई रवायती किस्म के वर्कर हैं जिनको ये पता हो कि हमें वहाँ पे इंसान तो है ना, इतना लंबा एहतजाज, इतना लंबा पॉलिटिकल स्ट्रगल। तो सर मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि ये वो कीमे के नान पे नहीं आए हुए, ये उस बिरयानी की देख पे नहीं आए हुए भाई, लगे रहेंगे आपको अगले 11 महीने। वो लोग हैं जो, मैं आपको एक बार, आप अभी कह रहे थे ना अक्टूबर, ये इस अक्टूबर नहीं अगले अक्टूबर करा के देख लें। इमरान खान की फांस इस कौम के दिल में चुभ गई है, ये जब तक निकलेगी नहीं। और इमरान खान साहब माशाल्लाह इस काम में बड़े कमाल आदमी हैं। वो इक़्तिदार में आने के बाद भी मुझे पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से मेरा ख्याल है, हमने बड़ी मेहनत से 75 साल में मसाइल का एक अंबार इकट्ठा किया है और पूरी कोशिश की है कि कोई आदमी इसको हल ना कर पाए। तो ये मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि इमरान खान अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। अगर वो पिछले 3.5-4 साल में भी सिस्टम के अंदर वो यरगमाल बना रहा, मुझे पूरा कर लेने दें प्लीज़, कि अगर वो पिछले 3.5-4 साल में कुछ नहीं कर पाया, तो अगर वो अभी जीत भी जाता है इलेक्शन, तो आप कोई लंबी चौड़ी तब्दीली की तवक्को ना रखें। मेरा दिल भी मानता है और मेरी ख्वाहिश भी यही है, सारे लोग इसीलिए उसके पीछे हैं। लेकिन इस सिस्टम में गुंजाइश नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा बेहतरी ला सके। लोगों को उनका जज्बात का इजहार कर लेने दें वोट के ज़रिए, तो ये बहुत अच्छा है। वगरना मैं उस वक्त से डरता हूँ जब मेरे और आपको भी इस खेल में नहीं बख्शा जाएगा और सड़कों पर लोग हमको पकड़ लेंगे। वेरी राइट सदीकी साहब, टाइम कम है। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे कत्ल करने के लिए उन्होंने पुलिस का भी उन्होंने हवाला दे दिया। उस पर निगरान वज़ीर आला ने और निगरान हुकूमत ने कहा है कि वो तहकीकात कराने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। इमरान खान साहब सबूत भी दें, तो ताकि, क्योंकि अदालतों में पेश होने से भी वो कतराते इसी वजह से कि उनकी जान को खतरा है। तो आपको लगता है कि सिचुएशन इमरान खान साहब की सिक्योरिटी को लेके जो है वो बिटवीन निगरान गवर्नमेंट एंड वफाक और इमरान खान साहब वो सॉल्व हो जाएगी सर? क्योंकि आपने कहा कि वक्त कम है, मैं 2 मुख्तसर जवाब दूंगा सर। कि जो जान को खतरा है उसमें तो कोई 2 राय नहीं है। आपने देखा कि इस मुल्क में किस तरह मुर्तज़ा भुट्टो साहब को शहीद किया गया। शर्मा कहती रही कि मेरी जान को खतरा है, उनको शहीद किया गया। अरशद शरीफ हमारा भाई चीखता रहा, सुप्रीम कोर्ट गया, कहाँ नहीं गया, वो मुल्क से भाग गया, लेकिन उसको कत्ल किया गया। तो इसमें तो कोई 2 राय नहीं है। इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ है, उनकी जान को आज भी खतरा है। दूसरी बात यह कि यार निगरान वज़ीर आला पंजाब जो है वो किस काम के लिए आए? इलेक्शन कराने के लिए उनको लाया गया है। जड़ा कम ताड़ा करने वाला वो करो, किसी JIT बना रहे हो, आप कह रहे हैं हम हाथ तोड़ देंगे, अवाम के हाथ तोड़ने के लिए आपको बुलाया। बात यह कि अपनी अपनी डोमेन में रह के तमाम लोग अपना अपना काम करें, जिसको जिस जगह बिठाया गया वो अपना काम करे। JIT इस मुल्क में बनती है, क्या नतीजा निकलता है? कोई ऐसी JIT मुझे बता दें जिसने काम किया हो और उसका नतीजा मुस्बत निकला हो। मनी लॉन्ड्रिंग पे भी JIT बनी, पनामा पे भी JIT बनी, जो कत्ल हुए उनके ऊपर भी JIT बनी। फैसला तो किसी का नहीं होता। तो जो इमरान खान का एक बयानिया लोग लेके चल रहे हैं उसके साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आप बिल्कुल शहजाद ने सही बात की है कि आप
आज नहीं आप अगले साल इलेक्शन करा लें, उसका रिजल्ट जो आएगा वो सब देखेंगे, और ये करने वाले भी आप हैं। अगर आपने पिछले साल एडवेंचर ना किया होता, आपने साइंसदानों को लाके मुल्क के ऊपर ना बिठाया होता, और उसके बाद फिर एक लंदन से भी आप साइंसदान ले आए, तो ये उनकी नफरत में, ये सब इमरान खान की मोहब्बत नहीं है, इसमें उन लोगों की नफरत भी शामिल है जो इमरान खान के साथ आके खड़े हो गए। एक दफा तो आपको भुगतना पड़ेगा, एक दफा इलेक्शन करवाना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, गॉट द पॉइंट सर। अली भाई जरा कंक्लूड कीजिएगा, इलेक्शन करवाएंगे, तहरीक इंसाफ की अगली पॉलिसी क्या होगी, सियासी पॉलिसी, सियासी उनके एक्टिविटीज़ क्या होगी इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद। और दूसरा, इमरान खान साहब आजकल बड़े मुतहर्रिक हैं सर, वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से मिल रहे हैं, डिप्लोमेट से भी मिल रहे हैं, अमेरिकन इंटरनेशनल मीडिया से मिल रहे हैं, पार्लियामान से भी मिल रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो लगता है कुछ खान साहब को समझ आ रहा है, जो फारूकी साहब इसका हवाला दे रहे हैं, कि कहानी इस तरह नहीं, इसको जरा लंबे स्क्रिप्ट से हल करना होगा। क्या ये वाकई तासुर जो मिल रहा है दुरुस्त है सर? सबसे पहले तो अदनान, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, इंटरनेशनल टेलीविजन चैनल्स और जो इंटरनेशनल लीडरशिप है, जो मुलाकातें या गुफ्तगू हो रही है इमरान खान साहब की, उनसे सवाल पूछना पड़ेगा। और उन पर बहुत सवाल भी उठते हैं कि वो पाकिस्तान को फाटक में लेकर गए, वो पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करने की कोशिश की जा रही थी, ब्लैकलिस्ट करने की कोशिश की जा रही थी, तो वो कैसे पाकिस्तान की एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह से बात कर रहे हैं, उनसे राब्ते में हैं, जिनको एक अस्करी जमात कहा जा रहा है, यानी कि इन अदर वर्ड्स एक दहशतगर्द पार्टी या एक ऐसी पार्टी जो दहशतगर्द देकर आई है, उनकी उस पार्टी के सरबराह से कैसे और क्यों बात कर रहे हैं। तो ये तो सवाल जो है उनसे पूछना पड़ेगा। इमरान खान साहब जो है वो डट कर खड़े हैं मुकाबले में, और मैंने देखा है कि एक शख्स के जिसके अपने घर, जो कि जहाँ पे बचपन गुजरा हो, जहाँ पर यादें वाबस्ता हो, उस घर में जिस तरीके से आके तोड़ फोड़ और गुंडागर्दी की गई, उसके बावजूद मैंने जब इतवार को इमरान खान साहब से मुलाकात हुई तो मैंने देखा कि बहुत ही रिलैक्स्ड आदमी, एक ऐसा आदमी जिसके घर के मुख्तलिफ कमरों में अभी भी वो जो पाउडर फेंक के गए थे उस पाउडर की स्मेल मौजूद है, और किसी को छींक आ रही है, किसी के गले में कुछ मसला हो रहा है, खांसी आ रही है, मुश्किल हो रहा है वहां पर बैठना, उस घर में वो बंदा बैठा हुआ और डट के खड़ा हुआ है और कह रहा है कि मैं अपने खून की आखिरी कतरे तक लड़ूंगा। यही तो सबसे बड़ा खतरा है। और दूसरा, क्विकली, आपके पास टाइम कम है, जो भी एहसन इकबाल साहब की बात की थी फारूकी साहब ने, एहसन इकबाल साहब की उनकी पार्टी जो है वो चाह रही है कि अदालतों के जरिए उनको शहादत मिल जाए, और शायद उनको लगता है कि उनकी शहादत उनकी मकबूलियत उनको लौटा दे, जो हो नहीं सकेगा। और दूसरा, जहां तक निगरान वजीर आला की बात है, वो खुद ही कमेटी बनाते हैं, अपने ऊपर इल्जामात पे खुद ही JIT बनाते हैं, तहकीकात करेंगे, कौन मानेगा। और दूसरा ये कि जब कोई प्लान इस तरह की एक राज पाश हो जाता है तो उसके सबूत वगैरह नहीं होते कि जी सबूत बताएं आपके पास क्या है। उन्होंने कोई बंदा पकड़ लिया जो आया था वहां पर, उन्होंने बंदा पकड़ लिया कि देखिए पिस्तौल के साथ बंदा आ गया था और ये सादा लिबास में आया और है ये पुलिस का, और आके यहाँ पे खड़े होके कह रहा है पुलिस आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे साथ मैंने क्या करना है। एक खाम है ना, ये आंखों में धूल झोंकने वाली बात है, तो इसके कुछ हासिल वसूल नहीं होगा। इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए। खाम में निगरान वजीर आला के चेहरे पे भी हम रोज देखते हैं कि उनके चेहरे पे बड़े रिलैक्स उनके एक्सप्रेशंस हैं कि भाई मैं तो अक्टूबर तक इधर ही हूँ, मुझे तो मेरा कोई नहीं उखाड़ सकता है, मैं आया था 90 दिन के लिए और ये लंबी चीफ मिनिस्ट्री मुझे मिल गई है, तो यानी कि अब मैं अक्टूबर तक पाकिस्तान में, और अक्टूबर के बाद फिर मैं यहाँ तो वहां हूँ। वैसे मुझे लगता है आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। मोहसिन नकवी साहब का जो स्टाफ है वो आपको तो खैर जानने वाले हैं सारे, वो सारे इस प्लान्स हैं कि हमको साल सवा साल यहीं पे हैं। तो अल्लाह करे। लास्ट कमेंट 30 सेकंड। वजीर तब तक रहेगा, तभी आके 2 महीने के बाद अपनी जो मिनिस्ट्री है स्पोर्ट्स की, उसका उन्होंने चार्ज संभाला है। यार आप मतलब जो बंदा काम, अच्छा पूरी कैबिनेट में सिर्फ वहाब रियाज है जो काम का बंदा है, स्पोर्ट्स का, और उसे पता है कि स्पोर्ट्स कैसे चलाना है। ले आए हैं, बल्ले ले आए हैं, गेंदे ले आए हैं, पैड्स ले आए हैं, ग्लव्स ले आए हैं, हेलमेट ले आए हैं, तो उनका यही लाने पर आप उनसे कह रहे हैं कि बड़ा काम का बंदा है। अच्छा, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता आप दोनों हजरात की इस बहस में कि जो क्रिकेट खेलता है उसको क्रिकेट चलानी भी आती है या खेल चलाने आता है, ये कोई आर्गूमेंट नहीं है। बहरहाल मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि अगर आइन कहता है कि 90 दिन तो 90 दिन, अगर आइन को आपने नहीं रखना तो भाई हमें बता दो कि रूल्स ऑफ गेम क्या है, किसके मुताबिक खेलना है, किसके मुताबिक चलना है। जो आप कहेंगे वही आइन है, इसको फाड़ के फेंके कोई और फैसला कर लेते हैं उसके मुताबिक, वगरना लोग फिर आपसे नया इमरानी मुआहदा मांगेंगे, वो कहाँ से देंगे आप? खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का। नाज़रीन, मुझे तो अक्टूबर को भी इलेक्शन होते दिखाई नहीं दे रहे। मिल के दुआ करिए कि इस मुल्क के मसले हल हों, क्योंकि अब बात दुआओं से भी शायद आखिरी आसरा है हमारे पास, इसके अलावा कोई सहारा रहा नहीं। पर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।